हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक्सेल के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से एक्सेल के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को कैसे इनपुट करते हैं। तो एक्सेल को हम लोग ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए हमने आपको बताया कि विंडो प्लस आर करेंगे, एक्सेल लिखेंगे। एक्सेल लिखने के बाद हम लोग इंटर की प्रेस करेंगे। जैसे इंटर की प्रेस करेंगे इस तरीके से एक्सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए इस तरीके से एक्सेल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब इस एक्सेल के अंदर सेल होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसको सेल कहा जाता है। ये जो चीजें आपको दिख रही है मैं थोड़ा सा कुछ जूम करके दिखा दूं आपको। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन कलर का बॉर्डर दिख रहा है इसको कहा जाता है सेल पॉइंटर। जिस सेल के ऊपर जो ग्रीन कलर का बॉर्डर दिख रहा है इसे कहा जाता है सेल पॉइंटर। यहाँ से सुनिएगा, इसे क्या कहता है? सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर मतलब ये जो पॉइंटर है ग्रीन कलर का होने का मतलब ये हो गया, ये ब्लैक कलर का भी होता है। एक थिक थिक साइड थिक बॉर्डर है सेल के ऊपर जिसका कलर ग्रीन है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा मतलब हमारा जो सेल पॉइंटर है वो इस सेल के ऊपर, मतलब इस सेल को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। मतलब ये सेल हमारे द्वारा सेलेक्ट किया गया है। ठीक है। और जितने भी सेल होते हैं ना, हर एक सेल का एक एड्रेस होता है जिसको हम लोग सेल रेफरेंस भी कहता है। जितने भी सेल होते हैं उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हम लोग सेल एड्रेस बोलते हैं। सेल एड्रेस जैसे जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया हुआ है या हम इस दूसरे सेल पे कर लेते हैं, इस सेल का एड्रेस क्या है यह जानना चाहते हैं। सबसे पहले देखेंगे किस कॉलम के अंदर आ रहा है। तो कॉलम हमारा डी है। अब रो के अंदर देख रहे हैं तो रो नंबर हमारा 5, यानी इस कॉलम के अंदर आ रहा है। यानी इस सेल का एड्रेस हो गया D5। इस सेल का एड्रेस क्या हो गया? D5। तो जब भी सेल एड्रेस लिखा जाता है पहले कॉलम का नाम लिखते हैं, पहले कॉलम का नाम लिखते हैं फिर रो का नाम लिखते हैं। ठीक है, पहले कॉलम का नाम लिखते हैं फिर रो का नाम लिखते हैं। और ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं सेल एड्रेस। ये जो नंबर आपको दिख रहा है D5, इसी को क्या बुलाता है? इसी को बुलाता है सेल एड्रेस। ठीक है, इसी को बुलाता है सेल एड्रेस। ठीक है। तो अब ये जो सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला चीज सेल पॉइंटर मैंने बताया। सेल पॉइंटर कहाँ होगा? वो उस सेल के अंदर हम उस सेल के ऊपर अपना सेल पॉइंटर ले जाएंगे जिसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। अब डेटा क्या होता है? एक्सेल के अंदर जो डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर जो हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं वो नंबर हो सकता है। ठीक है। नंबर में नंबर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर हो सकते हैं। होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शनल के साथ मतलब दशमलव वाली वैल्यू हो सकती है। ठीक है। और फिर उसके बाद सेल के अंदर आप नंबर इंसर्ट कर सकते हो, ये तो मैंने बता दिया। डेट इंसर्ट कर सकते हो, टाइम इंसर्ट कर सकते हो, फंक्शन इंसर्ट कर सकते हो, फार्मूला इंसर्ट कर सकते हो, है ना। टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो, नंबर इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट हो गया, फार्मूला हो गया, फार्मूला। ठीक है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बाद आप क्या इंसर्ट कर सकते हो? यहाँ फार्मूला की स्पेलिंग गलत हो गई है। और ठीक है। तो एक्सेल के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, डेट इंसर्ट कर सकते हो, टाइम इंसर्ट कर सकते हो, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा हम एक्सेल के अंदर जो सेल होते हैं हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो हम एक एक करके डाटा को इंसर्ट करेंगे। बस ये चीज ध्यान देना है कि जिस भी सेल के अंदर हम डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं उस सेल को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये इतने टाइप के हम डेटा को सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ डेटा फिल करते हैं सेल के अंदर। जैसे मैंने लिख दिया एम्प्लॉय कोड। देखिए जैसे ही हमने एम्प्लॉय कोड लिखा, एम्प्लॉय इस सेल के अंदर आया, कोड बाहर चला गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, आप देख लीजिए कि जैसे ही हम एम्प्लॉय कोड लिख रहे हैं,
एम्प्लॉय सेल के अंदर आ रहा है, लेकिन जैसे ही कोड लिख रहे हैं तो कोड जो है वो उस सेल के बाहर चला जा रहा है। मतलब इस सेल की जो विड्थ है, मतलब जो चौड़ाई है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा हमारे द्वारा लिखा गया टेक्स्ट है। फिर जब इसमें हम कुछ डेटा फिल करेंगे ना, नहीं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ईएमपी या एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम, देखिए क्या हुआ, जो पीछे एम्प्लॉय कोड लिखा था वो हाइड हो गया, उसको वो एम्प्लॉय नेम में क्या कर लिया, हाइड कर लिया। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिपार्टमेंट। ठीक है, अब डिपार्टमेंट ने क्या किया, इस एम्प्लॉय नेम को क्या कर लिया, हाइड कर दिया। तो हम क्या करें कि मतलब हमारा डेटा हाइड ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं पहले हटा देता हूँ। अब यहाँ देखिए, ये जो डेटा हमारा हाइड है, हम चाहते हैं कि ये डेटा शो हो जाए, तो हम क्या करेंगे, कंटेंट के हिसाब से, मतलब जो जो इस सेल के अंदर जो डाटा हमने एंटर किया है उसके हिसाब से हम लोग सेल की विड्थ को बढ़ा लेंगे। तो उसके लिए दो तरीका है। एक तो तरीका ये है कि हम अपने पॉइंटर को सेल के ऊपर, मतलब इस कॉलम के ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ लिखेंगे तो इस तरीके से डाउन एरो आएगा, हम यहाँ पे लाएंगे, इस ए और बी के बीच में जो लाइन है यहाँ पे लाएंगे, तो हमको टू हेडेड एरो मिलेगा, मतलब दो मुंह वाला एरो। देखिए दो सर वाला एरो है, तो इसमें दो सर ऐसे हैं जिसके ऊपर एरो बना है। लेफ्ट क्लिक करके हम ड्रैग कर देंगे, बढ़ा देंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए इसकी विड्थ हो गई। लेकिन विड्थ देखिए, जब हाथ से हम इस तरीके से ड्रैग करके बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो विड्थ ज्यादा हो जा रहा है या कम हो जा रहा है। हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली कंटेंट के हिसाब से इसकी विड्थ हो जाए, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे एक तो तरीका ये है कि ड्रैग करके हम सेल की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसी पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं, जैसे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो सेल के कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। सेल के कंटेंट के साथ कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ऐसे ही देखिए बी वाले कॉलम में भी डेटा बाहर चला गया था, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसका भी विड्थ बढ़ा लिए। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिक सैलरी, बेसिक रहने देते हैं। फिर यहाँ पे लिख दिया HRA DA। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HRA को मैं कैलकुलेट करता हूँ 40%। 40% कैलकुलेट करेंगे बेसिक सैलरी का। ऐसे ही मैं DA को कैलकुलेट करता हूँ 30%। एट द रेट सिंबल मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब HRA जो कैलकुलेट करेंगे वो हम बेसिक सैलरी जो दी गई है उसका 40%, 40 बेसिक सैलरी का 40% HRA होगा, DA होगा 30%। या इसको मैं यहाँ पे पीएफ की कुछ वैल्यू दे दूंगा, यहाँ पर नेट सैलरी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं, जैसे मान लीजिए 50,000, 60,000। ठीक है, या इधर पहले हम डेटा फिल कर लेते हैं। इसको पहले छोड़ दिए, हम डेटा फिल कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी सबका हम उसके डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन के बिहाफ पे हम सैलरी देना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को सरल करके, आपको पता है ऑटोफिल सीरीज के बारे में बताया था, इस तरीके से हम ऑटोमेटिकली डेटा को, इस तरीके से डेटा को फिल कर लिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग नेम को इंसर्ट कर देते हैं, नेम मान लीजिए अमित। ठीक है, तो डिपार्टमेंट मान लीजिए सिविल, सिविल इंजीनियर है। डेजिग्नेशन
फैकल्टी, बेसिक सैलरी मान लीजिए इनका है 30,000, HRA कैलकुलेट किया जाएगा, पीएफ बाद में एंटर करेंगे। ऐसे ही दूसरे कोई एम्प्लॉय है सुनील सिंह, ये इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में है। डेजिग्नेशन क्या है, लैब इंचार्ज है। इनका बेसिक सैलरी है 20,000। ऐसे ही दीपक है, इनका डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट, और ये डेवलपर के पोस्ट पे है। अब यहाँ देखिए, अगर इसमें कुछ हम एडिट करना चाहते हैं, तो गलती से फिल हो गया। हम यहाँ पे अगर कुछ ऐड इसमें डेटा को एडिट करना चाहते हैं, मतलब सेल के अंदर जो डेटा है इसको एडिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, फंक्शन की F2, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे। तो जैसे ही F2 के की प्रेस किया, तुरंत देखिए हमारा पॉइंटर टेक्स्ट के अंत में चला गया। फिर माउस को हम आगे पीछे करके, सॉरी, कर्सर को हम एरो की से आगे पीछे करके हम आसानी से मूव कर सकते हैं। Sorry. यहाँ इनका डेटा मैं कर दे रहा हूँ 40,000, ठीक है। ऐसे ही दुर्गेश है, हार्डवेयर, इसमें देखिए मिस्टेक हो गया, तो फिर से हम क्या करेंगे, F2 की प्रेस करेंगे, और F2 की प्रेस करके हम इसके कंटेंट को मॉडिफाई कर लेंगे। HOD, ठीक है, इनकी सैलरी मैं 45,000 कर दे रहा हूँ। सुरेश, CS ब्रांच, HOD की सैलरी 50,000, ठीक है। इसका भी देखिए कंटेंट बाहर चला जा रहा है, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करके इसके कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। ये भी क्या है, फैकल्टी, इनकी सैलरी मैं कर दे रहा हूँ 20,000। इतना डेटा रहने देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके कॉलम को सिलेक्ट करके, सॉरी, इसके रो को सिलेक्ट करके हम इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये रो आपको है,
अब हम चाहते हैं कि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, तो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए जैसे आप एमएस वर्ड में करते थे, होम टैब के अंदर आएंगे, फॉन्ट ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से हम देखिए, यहाँ से हम लोग फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। लेकिन फॉन्ट साइज बढ़ा रहे हैं तो फिर वही दिक्कत हो रहा है कि जो कंटेंट है वो सेल से बाहर चला जा रहा है। बहुत ज्यादा कंटेंट मत बढ़ाइए, कर रहा है, इतना रहने देते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। अब क्या करेंगे, मान लीजिए हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो बोल्ड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तब भी देखिए सारा सारा डेटा बोल्ड हो गया। अदरवाइज आप कीबोर्ड से भी, कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो कंट्रोल पी। यहाँ से करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन भी आप तरह तरह का कर सकते हो, डबल अंडरलाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अंडरलाइन हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम चाहते हैं कि अंडरलाइन ना हो, तो मैंने अंडरलाइन हटा दिया, इटैलिक भी हटा दिया। और ठीक है, मान लीजिए कुछ कलर करना चाहते हैं, तो अगर बैकग्राउंड कलर करना होगा तो आप इसको यूज करिएगा। ये कलर ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जिसको जिसको कलर देना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके हम उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर हम लोग यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर हमने यूज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे HRA कैलकुलेट करेंगे, फिर DA कैलकुलेट करेंगे, फिर PF की वैल्यू देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो उसके पहले हम लोग, मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको पहले कुछ ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन होता है उसको मैं बता, जैसे हमको अगर जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए एक्सेल में प्लस का इस्तेमाल किया था। जोड़ने के लिए एक्सेल में प्लस का इस्तेमाल, प्लस क्या है, ऑपरेटर, इसका इस्तेमाल करते हुए हम सेल की वैल्यू को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लस का। आप देख सकते हो ये प्लस सिंबल होता है, इसका इस्तेमाल करते हुए हम सेल्स की वैल्यू को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए जैसे मान लीजिए हम कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ नंबर ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इन नंबर्स की वैल्यू को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम फार्मूला अथवा फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल के अंदर जब भी हमको किसी प्रकार के डेटा को जोड़ना होता है तो उसके लिए हम फंक्शन या फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जोड़ने इसका इस्तेमाल कर लिया, प्लस इसका इस्तेमाल कर लिया, प्लस प्लस करते जाएंगे, सेल का एड्रेस देते जाएंगे। ये जो आपको E14, E15, E16 दिख रहा है, ये उस सेल का एड्रेस है जिसके अंदर वैल्यू को हम जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली सम आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाई किसके किसके बीच में करना चाहते हो, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू 5 है, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 30, मान 34 इंटू 5 करना चाहते हैं, 34 को सेलेक्ट कर लिया, इंटू, इंटू के लिए इस साइन का इस्तेमाल किया था, एस्ट्रिक, इसी को मल्टीप्लिकेशन साइन किया जाता है। और मैंने इस सेल का एड्रेस दे दिया। आप चाहें तो डायरेक्ट नंबर भी दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो 5 भी मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था, चाहे सेल का एड्रेस दीजिए चाहे नंबर दे दीजिए, तो आसानी से मल्टीप्लाई कर देगा। ऐसे ही हम डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो डिवाइड करने के लिए फिर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला हो या फंक्शन, सबकी शुरुआत इक्वल साइन से होती है। इज इक्वल टू, डिवाइड करने के लिए इस सिंबल फॉरवर्ड स्लैश, एक तो आपको ये सिंबल दिखेगा, इसका इस्तेमाल मत करिएगा। डिवाइड का सिंबल आपने देखा होगा कि हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने कर दिया 5, जैसे डिवाइड करेंगे तो आ गया 6.8। मतलब यहाँ पे अगर हम 34 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, और 4 बचेगा तो 10 बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे तो 5 8 जा 40, यानी 6.8। तो हमने क्या सीखा,
एडिशन करना सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया, डिवीजन करना सीख लिया। अब एक चीज और बाकी है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या, मान लीजिए 34 में से हम, या 56 में से 34 को घटाना चाहते हैं, तो फिर लिखेंगे इक्वल साइन, 56 में से घटा देंगे किसको, घटाने के लिए माइनस साइन। ठीक है, कीबोर्ड पे दो तरीके के साइन दिखेंगे, एक अंडरस्कोर होता है जो शिफ्ट के साथ यूज होता है, और बिना शिफ्ट की के अगर प्रेस करते तो माइनस साइन आ जाएगा। देखिए 32, यानी 56 में से 34 को घटाएंगे तो 22 मिलेगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक कैलकुलेशन थे, हमने आपको इसलिए बता दिया ताकि हम आसानी से ये कैलकुलेशन कर सकें। तो एक्सेल एक्सेल में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब कह रहा है एचआरए। एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस होता है, इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं 40%। ये ज्यादा वैल्यू है, इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा कम कर दूं। इतना एचआरए कहाँ मिलता है? एचआरए मैं 15% कर देता हूँ, डीए मैं कर देता हूँ 12% कर देता हूँ। ठीक है, और इन दोनों को मैं फिर से बोल्ड कर देता हूँ। अब हम क्या क्या करेंगे, एचआरए कैलकुलेट करेंगे। एचआरए 15% है, इसमें एक मिस्टेक और हो गया, मैं परसेंट नहीं लिख पाया। मैं F2 की प्रेस करूंगा, कर्सर अंत में आ जाएगा, फिर यहाँ से हम परसेंट का साइन इंटर कर देंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एचआरए बेसिक सैलरी का 30%, सॉरी 15%। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। अगर बेसिक सैलरी का 15% निकालना है तो एचआरए इक्वल टू फार्मूला जो बनेगा, बेसिक इंटू 15/100, ये फार्मूला होगा। यानी बेसिक में गुणा किया जाएगा किससे, 15 से, फिर जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड किया जाएगा 100 से। तो इस तरीके से 15% का मतलब क्या, 15/100, 15/100। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम लोग एचआरए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू साइन का इस्तेमाल करेंगे एचआर बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी हमारी है 30, तो इसको इसकी वैल्यू ले लेंगे इंटू 15/100। हम लिखेंगे 15/100। जैसे 15/100 लिखेंगे तो यहाँ पे आपको 4500, मतलब 4500 हमारा एचआरए आ जाएगा। ठीक है, या इसी चीज को एक और तरीका है कैलकुलेट करने का, इज इक्वल टू बेसिक लिख देते, बेसिक लिखने के बाद इंटू 15% लिख देंगे। एक्सेल में 15% का मतलब 15/100, या तो 15/100 लिखिए या तो 15% लिखिए। एंटर किया तो देखिए वही वैल्यू आ गई। फिर इसको क्या करेंगे, इसको हम शिफ्ट के साथ, ध्यान से सुनिए, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करते जाएंगे, शिफ्ट की होल्ड करके। तो सेल, रेंज ऑफ सेल को हम एक बार में सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा, कंट्रोल डी, कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे कंट्रोल डी, ध्यान रहे क्या प्रेस करेंगे, CTRL+D। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा, कैलकुलेट करके बाकी सारे सेल के डाटा को दे देगा। अब हम ऐसे डीए को कैलकुलेट कर लेते हैं। डीए इज इक्वल टू, डीए भी किसका 12% होगा, 12% किसका कैलकुलेट किया जाएगा, बेसिक सैलरी का। तो हम इसको ले लेते हैं इन परसेंट, एंटर कर दिया, 3600 आ गया आपका डीए। फिर कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी करते ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अब हम यहाँ पे पीए, पीएफ के रूप पैसा कट जा रहा है, जिसकी वैल्यू हम ऐसे ही रैंडमली कुछ दे दे रहे हैं, कुछ भी हम दे दे रहे हैं 800, ये पीएफ कट जा रहा है। ठीक है, 1600, ठीक है, इस तरीके से पीएफ कुछ भी कट जा रहा है। 1100, यहाँ मैं कर देता हूँ 900। ठीक है, ये पीएफ कट जा रहा है। हम क्या करेंगे, नेट सैलरी, नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक सैलरी था, ठीक है,
सॉरी, एक चीज हम यहाँ पे और कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब समझते हैं? ग्रॉस सैलरी का मतलब हो गया जो बेसिक सैलरी और HRA DM मिला के होता है, वही हमारी बेसिक सैलरी होती है। तो ग्रॉस सैलरी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बाद नेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा? ग्रॉस सैलरी से घटा के। तो बेस ग्रॉस सैलरी का मतलब पूरी सैलरी, बेसिक सैलरी मिला के, HRA मिला के और DM मिला के। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। किसको किसको? बेसिक को प्लस HRA को प्लस DA को जोड़ दिया तो हमको ग्रॉस सैलरी मिल गई। फिर कंट्रोल D करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा सारा ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, नेट सैलरी। नेट सैलरी में क्या करोगे, ग्रॉस सैलरी में से घटा देंगे किसको? PF को। यानी ग्रॉस सैलरी जो आपको दिख रही है, अब ये PF क्या होता है, कटता है, नहीं है। ये HRA DA हमको मिलता है। अगर गवर्नमेंटेड में है तो भी HRA DA मिलता है, और अगर किसी लिमिटेड कंपनी है तब भी HRA DA हमको मिलता है। तो जो हमको मिल रहा है उसको कटाते, जो हमसे कट रहा है मतलब PF कट रहा है, जो फ्यूचर में मिलेगा, है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, जो ग्रास सैलरी मतलब होल सैलरी में से हम लोग क्या करेंगे, PF, और जो हमको हाथ में सैलरी मिलेगी वो होगी हमारी नेट सैलरी, वो होगी हमारी 36,800। इसको क्या करेंगे, कंट्रोल D करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है। इस तरीके से देखिए हम एक डेटाबेस हमने तैयार कर लिया। तो पूरा का पूरा डेटाबेस तैयार हो गया, जहाँ पे हम लोग, हमने इसमें कई चीजें सीखा कि किस तरीके से हम सेल के अंदर डेटा को फिल करेंगे, किस तरीके से जोड़ेंगे, किस तरीके से घटाएंगे, किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके हमने इसमें देख लिया। ठीक है। एक चीज हम इसमें कुछ और बताना चाह रहे थे। इसमें जैसे मान लीजिए हमने कोई डाटा इंसर्ट किया है 45, इसको हम अगर कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपल वही जैसा MS वर्ड वगैरह में किए हो, कंट्रोल C प्रेस करेंगे, जिस सेल के अंदर हम पेस्ट करना चाहते हैं लेके वहां पे कंट्रोल B कर देंगे तो वो डेटा आसानी से कॉपी पेस्ट हो सकता है ना। तो यही हमको बताना था। कट करना होगा तो कंट्रोल+X कर दीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा, देखिए डाटा कट भी हो जाएगा। तो कट कॉपी पेस्ट हम लोग आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फॉर्मेट पेंटर है, कट कॉपी पेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। यहाँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो यहाँ देखिए इस तरीके से आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू। देखिए प्रिंट प्रीव्यू में देखिए बॉर्डर नहीं आ रहा है। हम आपको कुछ और चीजें बता दें, इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा, तो अगर बॉर्डर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ से हम पूरे डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आप बॉर्डर देखिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बॉर्डर आपको दिख रहा है। हम यहाँ ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, देखिए सारे के ऊपर बॉर्डर आ गया। और इसमें देखिए सेल के अंदर अगर हम कोई नंबर एंटर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वह नंबर सेल के राइट साइड में चला जाता है। देखिए ये जो नंबर है, ये 45 नंबर है चूंकि, तो ये बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन है। अगर हम कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट देखिए, जैसे मैंने कोई नाम लिख दिया रमेश, ये बाय डिफॉल्ट देखिए लेफ्ट अलाइन, मतलब बाएं सेल के बाएं बाएं साइड पे है। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सेल के ऊपर अलाइनमेंट, मतलब सेल के अंदर जो मौजूद डेटा है उसके ऊपर अलाइनमेंट लगाना। तो अलाइनमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही हमने इस पे क्लिक कर दिया तो डेटा हमारा एकदम सेंटर में आ गया, और इस पे क्लिक कर देंगे तो मिडिल अलाइन सेल के बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हम लोग डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।